नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मशाल 2024 को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक। 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। प्रत्येक स्कूल से 77 खिलाड़ी होंगे शामिल। आयोग लगाएगा चुनाव के दौरान एआई के इस्तेमाल पर रोक। मतदाताओं को गुमराह करने वाले कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई। विरोधी दलों की रैलियों से डेटा जुटाकर टारगेटिंग पर लगेगी रोक। बिहार सीईटी बीएड परीक्षा की नई तिथि घोषित। अब 28 मई को होगी ये परीक्षा। यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए किया गया ये बदलाव। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे करे सीबीआई से शिकायत। पटना ऑफिस के नंबर पर कर सकते हैं कॉल। ईमेल आईडी का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। मधुबनी में 26 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का होगा आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी। बिहार के सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा ये रोजगार मेला। गर्मियों में नाइट्रोजन गैस से बढ़ाए टायर की सुरक्षा। टायर के दबाव को लंबे समय तक रखेगा स्थिर। टायर के फटने का खतरा होगा कम। आज खेला जाएगा आईपीएल में डबल हेडर मुकाबला। पहला मैच होगा गुजरात और दिल्ली के बीच। दूसरे मुकाबले में राजस्थान और लखनऊ की टीम होगी आमने सामने। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनटीपीसी में निकली 182 पदों पर भर्ती। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव के 182 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होकर 6 मई 2025 तक चलेगी। पदों में री सिविल, री इलेक्ट्रिकल, री मैकेनिकल, एचआर और फाइनेंस शामिल है। योग्यता के लिए संबंधित क्षेत्र में बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमबीए, पीजी, डिप्लोमा, सीए आदि डिग्री और अनुभव आवश्यक है। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन ngl.in पर जाकर किया जा सकता है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 500 शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्सएसएम के लिए आवेदन निःशुल्क है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। अब कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की साल में 4 बार होगी परीक्षा। बिहार में शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई परीक्षा प्रणाली लागू की है। अब छात्रों को साल में 4 मुख्य परीक्षाएं प्रथम त्रैमासिक जुलाई में, अर्धवार्षिक सितंबर में, द्वितीय त्रैमासिक दिसंबर में और वार्षिक परीक्षा मार्च में देनी होगी। इसके अलावा हर महीने मासिक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसकी 28 से 30 अप्रैल तक पहली मासिक परीक्षा होगी। ये सभी परीक्षाएं केंद्रीकृत प्रणाली के तहत एक ही समय पर होगी, जिनका प्रश्न पत्र और समय सारणी SCERT तैयार करेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों के नियमित मूल्यांकन के जरिए उनकी शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित करना है, ताकि वे पढ़ाई और परीक्षा दोनों के लिए लगातार तैयार रहें। सीबीआई ने साइबर क्राइम के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह। सीबीआई ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया है, जो गृह मंत्रालय के निर्देश पर संचालित हो रहा है। इस अभियान में पहली कार्रवाई झुंझुनू यानी कि राजस्थान के एक केस में हुई, जहां एक व्यक्ति से 7.67 करोड़ की 42 बार वसूली की गई। सीबीआई ने यूपी, मुंबई, जयपुर और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जांच में बैंक दस्तावेज और डिजिटलीकरण उपकरण जब्त किए गए। ऑपरेशन के तहत एक सिंगापुर केस में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। बिहार अब देश के शीर्ष 5 साइबर क्राइम प्रभावित राज्यों में है, जहां पटना, नालंदा, नवादा और दलसिंह सराय प्रमुख हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने ऑपरेशन की सराहना की और बताया कि बीएनएस के तहत अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। मशाल 2024 को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक। मशाल 2024 देश की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है, जिसकी तैयारी को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठक हुई। स्कूल स्तर पर प्रतियोगिता 25 से 27 अप्रैल 2025 तक होगी, जबकि त्रैमासिक परीक्षा 27 अप्रैल के बाद आयोजित की जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्तर की प्रतियोगिताएं 19 मई से शुरू होंगी, जिनमें प्रत्येक स्कूल से 77 खिलाड़ी भाग लेंगे। स्कूली स्तर पर बैटरी टेस्ट अनिवार्य होगा और उसका डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। वर्तमान में 15,62,405 खिलाड़ी रजिस्टर्ड है। मशाल वेब पोर्टल 20 अप्रैल 2025 से सुबह 11 बजे से खुलेगा और कक्षा 8 और 10 के खिलाड़ियों के स्कूल परिवर्तन हेतु ऐड और डिलीट का विकल्प भी होगा। डीईओ और डीपीओ को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। प्रतियोगिता का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। गंगा नदी पर बनेगा बिहार का पहला 6 लेन पुल।
बिहार को जल्द ही पहली बार 6 लेन वाला गंगा नदी पर बना पुल मिलने जा रहा है, जो मोकामा के औंटा को बेगूसराय से सिमरिया से जोड़ेगा। 8.15 किलोमीटर लंबा ये पुल 1740 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और 22 अप्रैल से इस पर आंशिक रूप से वाहनों का आवागमन शुरू हो सकता है। पीएम मोदी 24 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पुल में एक 6 लेन आरओबी, 2 आरयूबी और 6 वीयूबी शामिल है। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा। पहले लोग पुराने राजेंद्र सेतु से गुजरते थे, जिससे जाम की समस्या होती थी। नया पुल समय की बचत के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गति देगा। पुल पर दोनों ओर 13-13 मीटर चौड़ी सड़क और 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे करे सीबीआई से शिकायत। बिहार सरकार और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है और आम लोगों से सहयोग की अपील की है। सीबीआई चाहती है कि जनता भ्रष्ट अधिकारियों व नेताओं की शिकायत करे ताकि सख्त कार्रवाई हो सके। इसके लिए आप सीबीआई पटना के मोबाइल नंबर और 3 लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल शिकायत करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यदि किसी केंद्रीय अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगी जाती है तो इसकी सूचना तुरंत सीबीआई को दी जा सकती है। शिकायत के लिए आप संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 9431005682 या फिर लैंडलाइन नंबर 0612223558, 223556, 22355599 का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी hozpat@cbi.gov.in या फिर hobacpat@cbi.gov.in या फिर hobscpat@cbi.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग लगाएगा चुनाव के दौरान एआई के इस्तेमाल पर रोक। चुनाव आयोग देश भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा, जिनकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से हो सकती है। नए नियमों के तहत राजनीतिक दलों, मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई जनरेटेड कंटेंट का खुलासा करना अनिवार्य होगा। खासकर डीप फेक वीडियो, ऑडियो को लेकर पारदर्शिता जरूरी होगी। मतदाताओं को गुमराह करने वाली कंटेंट पर सख्त कार्रवाई होगी। विरोधी दलों की रैलियों से डेटा जुटाकर टारगेटिंग पर रोक होगी। डेटा एनालिटिक्स व व्यक्तिगत जानकारियों के लिए उपयोग पर भी निगरानी रखी जाएगी। फ्यूचर शिफ्ट लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई का चुनावी उपयोग विश्व में सबसे अधिक, जो कि 80% रहा है, जिससे आयोग की चिंता बढ़ गई है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मधुबनी में 26 अप्रैल को मेगा जॉब फेयर का होगा आयोजन। संदीप विश्वविद्यालय सिजौल परिसर मधुबनी में 26 अप्रैल 2025 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन होगा, जिसकी घोषणा बीते दिन 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। यह फेयर बिहार के सभी छात्रों के लिए खुला रहेगा, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन, आईटी, पॉलिटेक्निक और अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां इसमें शामिल होंगी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष डॉक्टर संदीप झा के नेतृत्व में यह आयोजन लगातार तीसरे वर्ष हो रहा है। इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार डॉक्टर नौशेरवान रौनक समेत अन्य गणमान्य लोग भी प्रेस वार्ता में उपस्थित थे। फेयर के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिससे छात्रों को प्रमुख कंपनियों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। अखबार के नीचे क्यों बने होते हैं ये रंगीन गोले? आज भी कई लोग अखबार को सूचना का भरोसेमंद स्रोत मानते हैं, जिसकी शुरुआत सुबह की चाय के साथ ही होती है। आपने अखबार के नीचे बने 4 रंगीन गोलों पर जरूर ध्यान दिया होगा और ये गोले CMYK यानी कि ज्ञान, मजेंटा, येलो और ब्लैक कलर पैटर्न का हिस्सा होते हैं, जो प्रिंटिंग में सही रंग सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये 4 प्राइमरी रंग मिलकर अखबार में छपी तस्वीरों और हेडलाइंस को रंगीन बनाते हैं। अगर इन रंगों की प्लेटें ठीक से सेट ना हो तो छवि धुंधली या फिर बिगड़ी हुई दिख सकती है। ये पैटर्न न सिर्फ अखबारों बल्कि किताबों और मैगजीन की प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है और इसका पहला इस्तेमाल 1906 में ईगल प्रिंटिंग कंपनी ने किया था। इस तकनीक से प्रिंटिंग की गुणवत्ता को नियंत्रित और बेहतर बनाया जाता है। बिहार सीईटी और बीएड परीक्षा की नई तिथि घोषित। बिहार में 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी बीएड अब 28 मई को होगी, जो पहले 24 मई को निर्धारित थी। तिथि में बदलाव यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए किया गया है। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल और विलंब शुल्क के साथ 2 मई रखी गई है। आवेदन में त्रुटियों को सुधारने की अवधि 3 से 6 मई तक है और एडमिट कार्ड 18 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को लगातार 6ठी बार नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस बार सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पिछली बार 2
2.08 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे कि पटना, दरभंगा, मधेपुरा, आरा, पूर्णिया, भागलपुर इत्यादि में किया जाएगा। बिहार के संजय मिश्रा की फिल्म वध 2 की शूटिंग हुई पूरी। संजय मिश्रा जो कि बिहार के प्रमुख अभिनेता है और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 2022 में आई वध का सीक्वल है जिसे दर्शकों और समीक्षकों से सराहना मिली थी। बुधवार को निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर करते हुए इसकी शूटिंग खत्म होने की घोषणा की। इस फिल्म में संजय मिश्रा एक सेवानिवृत्त शिक्षक का किरदार निभाते हैं जो कर्ज और अपराध से जूझते हुए नजर आते हैं। वध 2 के सीक्वल का ऐलान महाकुंभ 2025 में हुआ था और निर्देशक जसपाल सिंह संधू और निर्माता अंकुर गर्ग के साथ संजय मिश्रा ने अपनी फिल्म के लिए प्रार्थना भी की थी। वध और वध 2 में संजय मिश्रा के अभिनय को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा ऊंची है। पर्यटन केंद्र बनेगा सारण का करिंगा का मकबरा। विरासत दिवस पर सारण जिले को नई ऐतिहासिक पहचान मिली है। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करिंगा गांव स्थित लगभग 350 साल पुराने डच मकबरे को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर लिया है। इस डच व्यापारियों ने इस मकबरे का निर्माण अपने मृत परिजनों की याद में ताजमहल की तर्ज पर करवाया था जो समय के साथ खंडहर में तब्दील हो गया था। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार प्राचीन स्मारक अधिनियम 1976 के तहत इसे संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है जिसे जिला अधिकारी अमन समीर की अनापत्ति के बाद 16 अप्रैल को मंजूरी दे दी गई थी। इस निर्णय से करिंगा गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र को नई पहचान व आर्थिक लाभ भी होगा। पैन आधार लिंक है या नहीं, एसएमएस से करें चेक। पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप एसएमएस या ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। एसएमएस के जरिए नया मैसेज टाइप करें UIDPAN आधार नंबर, पैन नंबर और इसे 567678 या फिर 56161 पर भेजें। सही जानकारी होने पर आपको कंफर्मेशन मिलेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाएं, लॉगिन करें, लिंक आधार ऑप्शन चुनें, पैन और आधार नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें और फिर इसे सबमिट करें। सही डिटेल्स पर लिंकिंग कंफर्मेशन मिलेगा। यदि पैन और आधार के डिटेल्स में अंतर है तो पहले अपडेट कराएं। पैन आधार से लिंक न होने पर बैंकिंग और टैक्स सेवाएं प्रभावित हो सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। केवल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही होंगे स्थानांतरित। बिहार शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि केवल सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का ही अंतर जिला स्थानांतरण होगा। विभागीय कार्रवाई, निगरानी, जांच या फिर वित्तीय गबन से जुड़े शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। हाल ही में 7351 महिला शिक्षकों का दूरी के आधार पर ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें स्थानीय निकाय शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया। यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर देनी होगी। ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर तभी मान्य होगा जब वे सक्षमता परीक्षा पास कर योगदान देंगे। स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नई तैनाती के बाद तय होगी। भविष्य में छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ने पर इनका पुनः ट्रांसफर किया जा सकता है। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है, जिसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की आशंका जताई गई है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। किशनगंज में बंगाल से लाई जा रही 408 लीटर विदेशी शराब जब्त। बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल से आ रही एक लग्जरी हुंडई क्रेटा कार से 408 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब वाहन चेकिंग के दौरान शराब तस्कर कार लेकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और ग्रामीणों की मदद से मानिकपुर पेट्रोल पंप के पास कार को पकड़ लिया। तस्कर मक्के के खेत के रास्ते फरार हो गए। पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। हाल ही में पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही थी। यह बरामदगी बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है। गर्मियों में नाइट्रोजन गैस से बढ़ाए टायर की सुरक्षा।
टायरों में नाइट्रोजन गैस भरने के कई फायदे हैं। ये टायर के दबाव को लंबे समय तक स्थिर रखती है, खासकर गर्मियों में जब सड़क का तापमान अधिक होता है। नाइट्रोजन गैस सामान्य हवा की तुलना में तापमान में बदलाव पर कम फैलती या सिकुड़ती है, जिससे टायर का दबाव स्थिर रहता है और टायर के फटने का खतरा भी कम होता है। नाइट्रोजन में नमी कम होती है, जिससे जंग लगने की संभावना घट जाती है और रिम की उम्र बढ़ जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस टायर के रोलिंग प्रतिरोध को कम करती है, जिससे गाड़ी का माइलेज बेहतर हो सकता है। इसलिए गर्मियों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग विशेष रूप से लंबी दूरी तय करने वाले या फिर भारी भार ढोने वाले वाहनों के लिए फायदेमंद होते हैं। मधेपुरा में होने वाले शिव महापुराण की तैयारियां हुई तेज। शिव महापुराण कथा में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक, ठहराव, जल, शौचालय व रोशनी की विस्तृत व्यवस्था की गई है। लगभग 50 एकड़ में भंडारा व अन्य व्यवस्थाएं होंगी। कई बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिनमें 3 बंबू पंडाल 4.55 लाख स्क्वायर फीट में है। शहर को ट्रैफिक के अनुसार 3 रंगों में बांटा गया है। पहला लाल, जहां नो एंट्री, पीला ऑटो जोन और हरा, जहां पे सभी वाहनों की एंट्री होगी। 8 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। 130 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एनसीसी कैडेट व स्वयं सेवक निगरानी में रहेंगे। 150 शौचालय, 50 चापाकल व 20 मोटर से पानी की व्यवस्था की गई है। कई प्रवेश मार्गों पर ड्रॉप गेट व ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात रहेंगे। 21 से 27 अप्रैल तक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा और बड़ी गाड़ियां वैकल्पिक मार्गों से संचालित होंगी। सीएम नीतीश ने एयर शो कार्यक्रम की तैयारियों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क और जेपी गंगा पथ पर 23 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव और एयर शो कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पार्क की मेंटेनेंस सुनिश्चित करने और वहां आने वाले लोगों को सुविधा देने के निर्देश दिए। एयर शो कार्यक्रम के लिए जेपी गंगा पथ के पास सभ्यता द्वार के सामने बैठने की व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम करने का निर्देश दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डॉक्टर एस सिद्धार्थ कुमार रवि, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। राजद का बयान, तेजस्वी ही होंगे बिहार चुनाव के सीएम फेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की पहली बैठक में भले ही सीएम कैंडिडेट का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री चेहरा माना है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने तेजस्वी को सीएम फेस बताते हुए ये कहा कि ये यूनिवर्सल सत्य है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी के नाम पर स्पष्ट समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन सीएम के नाम का ऐलान नतीजों के बाद ही होगा। बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन की समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संकेत मिलते हैं। यह समिति चुनावी रणनीतियों और फैसलों की दिशा तय करेगी, जिसमें सभी घटक दलों के 2-2 सदस्य शामिल होंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसा और इसे लॉलीपॉप करार दे दिया है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में स्वार्थ पर आधारित राजनीति हो रही है और इसमें एकजुटता की कमी है। उन्होंने तेजस्वी के चयन को सत्ता की लड़ाई बताया और दावा किया कि बिहार की जनता उन्हें गठबंधन का नेता नहीं मानेगी। जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी समन्वय समिति के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना गया था, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने एनडीए में बने रहने और सीटों के बंटवारे को लेकर स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। आज खेला जाएगा आईपीएल में डबल हेडर मुकाबला। आईपीएल 2025 के 35वें मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे होगा। अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें दिल्ली ने 3 मैच जीतने में सफलता पाई है, जबकि गुजरात ने 2 मैच जीते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेले गए मैचों में गुजरात ने दोनों बार दिल्ली को हराया है। वहीं आईपीएल 2025 का 36वां मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान ने अब तक लखनऊ के खिलाफ 5 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ ने सिर्फ 1 मैच ही जीता है। इन दोनों मुकाबलों में जीत के बाद दोनों टीमों की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें मजबूत हो सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1968 में आज ही के दिन हिंदी एक्टर अरशद वारसी का जन्म हुआ था। 1975 में आज ही के दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था और अंतरिक्ष युग में प्रवेश लिया था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। आज ही के दिन 1977 में अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि भारत के प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी है, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1933 में सैयद हसन इमाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1882 में कलकत्ता में पहले प्रसूति अस्पताल की शुरुआत की गई थी। इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया नया ब्लेंड फीचर। इंस्टाग्राम ने नया ब्लेंड फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने दोस्तों के साथ एक पर्सनलाइज्ड रील फीड बना सकते हैं। ये फीचर एक इनवाइट बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप इनवाइट भेजेंगे। ब्लेंड की मदद से आप और आपके दोस्त एक प्राइवेट स्पेस में कंटेंट शेयर और डिस्कवर कर सकते हैं। इसे एक्टिव करने के लिए आपको डीएम में ब्लेंड आइकॉन पर क्लिक करना होगा और दोस्तों को इन्वाइट करना होगा। फीड रोजाना रिफ्रेश होती है और जब कोई रिएक्ट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ये एक नया तरीका है दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने का, जिसमें आप एक दूसरे की पसंदीदा रील्स देख सकते हैं। ईपीएफओ का नया संस्करण 3.0 जून तक होगा लॉन्च। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जून तक नया संस्करण 3.0 लॉन्च करेगा, जिससे 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सुविधाएं मिलेंगी। इस संस्करण में डिजिटल सुधार, ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट और एटीएम से फंड निकासी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लाभार्थी अब ओटीपी सत्यापन के जरिए अपने खाते अपडेट कर सकेंगे और पेंशन की निगरानी भी कर पाएंगे। इससे दावों का त्वरित निपटान होगा और राशि शीघ्र बैंक खाते में पहुंच जाएगी। वर्तमान में ईपीएफओ के पास 27 लाख करोड़ रुपए का फंड है, जो 8.25% ब्याज देता है। पेंशन भोगियों को केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से लाभ मिल रहा है, जिससे किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त की जा सकती है। सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण भी विचार कर रही है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड ने बिहार में कितने जिलों की पहचान की है? ए 10, बी 16, सी 5 या फिर डी 9? इसका सही जवाब है बी 16। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सा जलप्रपात बिहार में स्थित है? ए दूधसागर जलप्रपात, बी काकोलत जलप्रपात, सी जोग जलप्रपात या फिर डी केम्पटी जलप्रपात? इसका सही जवाब है बी काकोलत जलप्रपात। हमारा तीसरा सवाल है, भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू की गई पारंपरिक विदेशिया शैली का विकास किसने किया था? ए अरुण कमल, बी उषा किरण खान, सी सतीश आनंद या फिर डी मधुकर सिंह? इसका सही जवाब है सी सतीश आनंद। हमारा चौथा सवाल है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 13 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 15 अक्टूबर या फिर डी 16 अक्टूबर? इसका सही जवाब है डी 16 अक्टूबर। हमारा पांचवा सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या फिर डी राजस्थान? इसका सही जवाब है बी उत्तराखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है दिलीप कुमार, राजकुमार यादव, विनोद शाह, संजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, शंकर कुमार गुप्ता, दामोदर कुमार, विक्की राज, अनवर करीम खान, पुरुषोत्तम कुमार, राजीव कुमार, रूबी कुमारी, अशोक कुमार, कलाम अंसारी, सूरज कुमार, संतोष कुमार, कल्याणी चौधरी, योगेश कुमार और रंजीत मिश्रा। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या मोबाइल ने हमारे आपसी रिश्तों को कमजोर कर दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।